आपसे बात करने के लिए। आप मुझसे जब चाहें, जितनी भी देर चाहें बातें कर सकते हैं। मैं भी इस काली अंधेरी रात में उतनी ही अकेली हूँ जितने की आप। दोस्ती, प्यार, अपनापन, अगर आपको इनकी जरूरत है तो हमारे पास आइए। हम आपके अकेलेपन को दूर करेंगे। दोस्ती कीजिए, नए दोस्त बनाइए, अपने मन की बात हमसे कहिए। हम हैं आपके इंतजार में। दोस्ती करो क्लब। डायल कीजिए 014389759763। देर मत कीजिए, फोन उठाइए और हमें डायल कीजिए। हम आपके दिल का हाल सुनने के लिए बेताब हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मैं सीमा बोल रही हूँ। मैं भी इस काली अंधेरी रात में उतनी ही अकेली हूँ जितने की आप। घबराइए मत, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है जो आपकी आवाज सुन पाए। बोलिए ना, बात कीजिए ना मुझसे। हेलो, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है। फरमाइए, मैं आपका अकेलापन कैसे दूर करूं? स्नेहा, ये तुम ही हो ना बेटी? मुंबई। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी वाली महानगरी। यहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 20,000 से भी ज्यादा लोग बसते हैं। 16 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी इस भीड़ में कई लोग अकेले हैं। कईयों के पास कोई दोस्त नहीं, क्योंकि यहां वक्त पैसे के रुख पर चलता है। तभी यहां फ्रेंडशिप क्लब जैसे व्यापार खूब फल फूल रहे हैं, जहां लोगों का अकेलापन दूर करने के वायदे किए जाते हैं। ऐसे ही एक फ्रेंडशिप क्लब के नंबर पर 58 वर्षीय अजय भटनागर ने फोन किया। अजय भटनागर एक रिटायर्ड इंजीनियर थे और अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने बेटे अनिकेत के साथ मुंबई के एक उपनगरीय इलाके में रहते थे। बेटी स्नेहा की 3 साल पहले शादी हो चुकी थी और आज वो एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में बड़े ओहदे पर काम कर रही थी। लेकिन फिर भी अजय को ऐसा लगा कि अभी अभी उन्होंने फोन पर जिस लड़की की आवाज सुनी थी वो स्नेहा थी। ऐसा क्यों? आइए इस उलझी पहेली को सुलझाने के लिए अजय भटनागर की जिंदगी के पिछले कुछ दिनों पर नजर डालते हैं। थैंक यू। और घर में कैसे हैं सब लोग? सॉरी मिस्टर भटनागर, मुझे एक मीटिंग में जाना है, बहुत लेट हो चुकी हूँ। सॉरी, हम बाद में बात करें? श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। कट गया? क्या है पापा? आपको समझ में नहीं आता? मैं फोन कट कर रहा हूं तो मैं बिजी हूं। हाँ पापा। बेटा, मुझे प्रोविडेंट फंड के पैसे मिल गए। 16 लाख का सिंगल चेक मिला है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पापा, आप कल ही पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दीजिएगा और पैसों की एफडी करवा दीजिएगा। बेटा, मैं कल जाकर कर लूंगा, ठीक है? अच्छा पापा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ बेटा, वो आलोक को मेरा ये अकेलापन बहुत काटता है। अरुणा, क्यों चली गई तुम? होती तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी तस्वीर से सब बातें तो कर लेता हूं मैं, लेकिन सुन नहीं पाता। कान तरस गए मेरे किसी अपने को सुनने के लिए।
कड़वा है लेकिन सच है। जीवन भर जतन के साथ बच्चों को पाल पोस कर लायक बनाने के बाद आज मिस्टर भटनागर एक ऐसी बेबसी के शिकार थे जिसमें इंसान भीड़ में भी तन्हा हो जाता है। एक ऐसी बेबसी जिसमें हर ओर सिर्फ अकेलापन दिखाई देता है। अपनों के पास उनके लिए वक्त नहीं था और गैरों को उनमें दिलचस्पी नहीं थी। पापा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, वो क्या है ना कि आज नहीं, जाइए जाइए, लेकिन जाने से पहले ना मेरा मोबाइल बिल और बिजली का बिल है, वो जरा टेबल पे पड़ा हुआ है, वो जरा भर देना। हाँ, ठीक है। मैं लेके आता हूँ, वो प्लीज भर देना, वरना मेरा मोबाइल कट जाएगा। अनिकेत, अनिकेत, बच्चे बड़े हो गए अरुणा, सब बिजी हो गए। किसी को मेरा जन्मदिन ही याद नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज हम खुद ही अपना जन्मदिन मना लेते हैं और आज मैं वो सारी चीजें खाऊंगा जिसे खाने से तुम मुझे मना करती थी। अपनापन, अगर आपको इनकी जरूरत है तो हमारे पास आइए, हम आपके अकेलेपन को दूर करेंगे। सिर्फ दोस्ती कीजिए, नए दोस्त बनाइए, दोस्ती करो क्लब। डायल कीजिए 0143897, फोन उठाइए और हमें डायल कीजिए। हम आपके दिल का हाल सुनने के लिए बेताब हैं। हेलो, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? रेशमा। आप मुझसे बात करेंगी? जी जरूर करूंगी, लेकिन आपका नाम जाने बिना। मेरा नाम अजय भटनागर है। मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। मैं हूं ना आपसे बात करने के लिए, लेकिन एक बात तो आपको पता है ना कि ये कॉल कोई नॉर्मल लोकल कॉल जैसा नहीं है। मुझसे बात करने के लिए आपको IST कॉल के पैसे खर्च करने होंगे। पैसे की चिंता आप मत कीजिए, पैसा है मेरे पास, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। अब मैं हूं ना, आप मुझसे जब चाहें, जितनी भी देर चाहें बातें कर सकते हैं। आपको जब भी अकेलापन महसूस हो मुझे कॉल कर सकते हैं। फ्रेंडशिप क्लब्स ऐसे क्लब होते हैं जहां आप नए दोस्तों के साथ दोस्ती कर सकें। आपको बस एक फीस भरकर मेंबरशिप लेनी होती है ताकि आप अपने नए दोस्तों के साथ कभी भी फोन पर या मिलकर बात कर सकें। ऐसे ही एक फ्रेंडशिप क्लब में अजय भटनागर को रेशमा के रूप में एक दोस्त मिली। पहले दिन में एक बार बात होती थी, फिर 2-3 बार बात होने लगी और धीरे धीरे एक ही दिन में कई बार बातें होने लगी। आप चाहें तो इस नंबर पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अजय सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए रेशमा से बातें करते थे। थोड़ा हंस लेते, थोड़ा हंसा देते, उनका बस यही मकसद था। और फिर एक दिन, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है रेशमा। इतने दिनों से आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कभी भी आपके मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी जो जरा भी खराब हो। एक बात कहूँ अजय जी, यहाँ पर तरह तरह के लोग फोन करते हैं, कुछ तो बहुत ही गंदी गंदी बातें भी करते हैं, लेकिन आप वाकई में आप बहुत ही भले इंसान हैं। मैं तो बहुत अकेला हो गया था आलोकान, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था रेशमा। फिर
तुमसे बात करने लगा और वो क्या कहते हैं अपनी वो वेवलेंथ मैच कर गई। तुमने मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया रेशमा। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू रेशमा। मैं एक बार आपसे मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जब तुम कहो। ठीक है फिर कल। लेकिन कहाँ? एनपी रोड टी कैफे। तो कल 2 बजे, ठीक है? ओके, बाय। रेशमा नहीं, वो नहीं आई। मैंने उसे रोक दिया। आप कौन? मेरा नाम सोनल है, दोस्ती करो क्लब की ओनर। लगता है रेशमा बहुत पसंद आई आपको। नहीं, मैं तो बस। लेकिन रेशमा से मिलने के लिए आपको मेरी क्लब मेंबरशिप फीस भरनी होगी और मीटिंग फीस भी। पैसे दिए बिना आप रेशमा से मिल नहीं सकते। पैसे दे दीजिए, फिर उसके बाद जब चाहे जैसे चाहे रेशमा आपकी। घबराइए मत, मैं हाथ थोड़ी ना पकड़ूंगी। सोनल का रवैया और उसकी बातें मिस्टर भटनागर को बेहद नागवार गुजरे। लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में कई फ्रेंडशिप क्लब्स की आड़ में जिस फरोशी का धंधा चलाया जा रहा है, ऐसे बहुत से क्लब्स एक्सपोज किए जा चुके हैं। अजय भटनागर ने ऐसे क्लब का मेंबर बनने से इनकार तो कर दिया, लेकिन वो अपनी तन्हाई से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने रेशमा को भुलाकर दूसरे जरियों से अपना ध्यान बटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। मैं रेशमा, आपके अकेलेपन की साथी। कहिए, क्या नाम है आपका? रेशमा, अजय भटनागर बोल रहा हूँ। मुझे सोनल से बात करनी है। अभी ट्रांसफर करती हूँ। मैं कॉल फॉर यू। फीस कितनी है? मेंबरशिप फीस है 50,000 और 10,000 मीटिंग फीस, और सारा पेमेंट मैं एडवांस में लेती हूँ। आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा है? एक्चुअली ये तो बहुत कम है, दूसरे लोग तो लाखों में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रेशमा के फेवरेट हैं, तो आपके लिए मैं 10% डिस्काउंट मेंबरशिप फीस में दे सकती हूँ, लेकिन मीटिंग फीस में मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक्चुअली मैं कैश में लेती हूँ। अच्छा। अजय जी। रेशमा, आई बैठिए। लगता है आपको मैं अच्छी नहीं लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी बातें जो मुझे सुकून देती हैं, वो उम्र की मोहताज नहीं है। आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जैसा दोस्त तो बहुत कम ही मिल सकता है ना। लेकिन मुझसे बात करके ना आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बस यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, पैसे की चिंता नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ बात करने वाला चाहिए जो मुझे समझ सके, और वो सिर्फ तुम हो। तुम सिर्फ मेरी बात ही नहीं सुनती हो, बल्कि मुझे अच्छे से समझती भी हो। आपको पता है, मैं इस तरह पहली बार किसी से मिल रही हूँ जो इतना अच्छा इंसान है
और इतनी अच्छी अच्छी बातें भी करता है। बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या? मैडम की मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती और हर बार मिलने के लिए उन्हें मीटिंग फी देनी पड़ेगी। बस यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? मैं मैडम को फीस दे दूंगा। और इस तरह मिस्टर भटनागर और रेशमा के बीच दोस्ती का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो फोन पर नहीं, एक साथ मिलकर बातें किया करते थे। मिस्टर भटनागर ने इस बारे में अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। अब उन्हें बस इंतजार रहता था तो रेशमा से मिलने का। इस बात का फायदा सोनल ने खूब उठाया। वो मीटिंग फीस के नाम पर मिस्टर भटनागर से मोटी रकम वसूलने लगी। और फिर एक दिन एक्सक्यूज मी। हेलो? नहीं, मैं भी हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे जाना होगा। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मम्मी? तुमने पहले कभी बताया नहीं? मैं सब कुछ आपको बाद में बताती हूँ। अभी मुझे निकलना होगा। रास्ते में साहूकार से भी तो मिलना है। ये चूड़ियां गिरवी रखनी होगी। मुझे पैसों की जरूरत है। अस्पताल में पैसे भी तो लगेंगे ना। लेकिन तुम तो अच्छा पैसा कमा लेती हो। हर मीटिंग का 10,000 रुपया, फिर ये उधार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? पैसे मैं नहीं, सोनल मैडम कमाती। मुझे तो बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं। मुझे अभी जाना होगा। मैं मैडम से बात करूंगी, शायद वो इस बार की फी माफ कर दे। अभी मैं चलती हूँ। बैठो नीचे। मुझे निकलना होगा, आप समझिए। मैंने कहा बैठो नीचे। पैसे मैं दे दूंगा। अकेलापन एक ऐसा साथी है जिससे छुटकारा पाने के लिए मिस्टर भटनागर जैसे पढ़े लिखे समझदार आदमी ने भी बिना सोचे समझे रेशमा को एक बड़ी रकम का चेक थमा दिया। रेशमा के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही थी। एक तरफ तो सोनल फीस के नाम पर मिस्टर भटनागर से पैसे ले रही थी, दूसरी तरफ रेशमा भी किसी न किसी बहाने उनसे पैसे ऐंठने लगी। ऐसे जालसाजों से सावधान रहिए। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाइए। लोगों के मगरमच्छी आंसुओं पर मत पसीजिए, वरना कहीं आपके साथ भी अजय भटनागर जैसी धोखाधड़ी ना हो जाए। मिस्टर भटनागर की आंखों पर अकेलेपन का पर्दा छाया हुआ था और रेशमा उनकी नेक दिली का पूरा फायदा उठा रही थी। पापा, 72,000 रुपए का बिल? इतना फोन आप किसको करते हो पापा? और वो भी ISD कॉल्स? वो क्या है? मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप दिन रात फोन पर किसी से बात करते हैं। पापा, ये सब नहीं चाहिए। इस उम्र में आपको शोभा नहीं देता। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। कितने दिनों से हम कैफे, रेस्टोरेंट और इसी तरह की जगह पर मिल रहे हैं। आपको हर बार 10,000 रुपए देने पड़ते हैं और आपकी बेटी को भी ऐतराज है और मुझे लगता है कि उनका ऐतराज सही भी है। लेकिन तुम्हारे बिना मैं... अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी ऐसी जगह पर मिले जहां हम अकेले में बैठकर ढेर सारी बातें कर सके और आपको मैडम को पैसे भी ना देना पड़े। कितना अच्छा हो जाएगा ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपनी मैडम को मुझसे ज्यादा जानती हो। वो ये सब अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं हमारे पास। एक रास्ता है ना। अब मैं जहाँ रहती हूँ ना, उस्मानपुरा में, वहाँ पास ही में शांति नगर में एक आदमी अपना फ्लैट बेच रहा है, बहुत ही सस्ते में, सिर्फ 12 लाख रुपए में। अभी आप तो जानते हैं ना, इस महंगाई में 12 लाख रुपए में कहाँ घर मिलता है। और बस उसकी एक ही शर्त है, उसे आधा पैसा एडवांस में चाहिए और मेरे पास अराउंड 2 लाख रुपए होगा। अगर आप 4 लाख रुपए कर दे तो मकान आप ही के नाम पर रहेगा। मैं उसमें भाड़े के तौर पे रहूंगी और जितना पैसा मैं दे रही हूँ आप भाड़े में काट लेना। सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा। हम जब चाहे तब मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और आपको मैडम को पैसे देने की भी जरूरत नहीं। और तो और आपकी एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। तो तुम सही रही हो। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम मुझे उस आदमी का नाम बता दो, मैं कल चेक करके दे दूंगा।
उस आदमी को कैश चाहिए, तभी तो वो इतने सस्ते में दे रहा है। इतने सारे पैसे जेब में लेकर थोड़ी चलता हूँ। तुम कल सुबह मेरे साथ बैंक चलो, मैं बैंक से निकाल के तुम्हें पैसे दे दूंगा। देखिए, मौका किसी का इंतजार नहीं करता। वैसे भी उस मकान को लेने के लिए तो कितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अब अगर हमने जल्दी नहीं किया तो क्या पता कोई और ले ले। कल 12 बजे तक उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो, कल 12 बजे से पहले आ जाओ, हम 12 बजे से पहले उसे पैसे दे देंगे। पक्का? मैं इंतजार करूंगी। रेशमा? रेशमा? जी सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस नाम का यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए, अगर रेशमा नहीं है तो मेरी बात सोनल से करवाइए। मैं आपके क्लब का मेंबर हूँ। सर मेंबर? यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है। अगर आपको यहाँ पे आप अकेले हैं और आपको बात करनी है तो सिर्फ आप जागृति से या फिर जमीला से कर सकते हैं। आप भी चौंक गए ना? ऐसा ही होता है। कई दिनों तक मिस्टर भटनागर जिस नंबर पर रेशमा से बात कर रहे थे, आज अचानक वहां ना तो कोई रेशमा थी ना ही सोनल। वो शांति नगर और उस्मानपुरा तक गए, लेकिन कहीं किसी रेशमा का कोई अता पता नहीं था। मिस्टर भटनागर कई दिनों तक फोन ट्राई करते रहे, लेकिन उनकी किसी से बात नहीं हो पाई। और तब जाकर उन्हें समझ आया कि उनके साथ धोखा हुआ है। याद रखें, हमेशा अपने पेमेंट्स चेक के द्वारा ही करें, ताकि आपके पास लेन देन का सबूत रहे। और चेक को हमेशा क्रॉस कर दें। चेक के ऊपरी बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दें। इससे कोई भी व्यक्ति उस चेक से नकद राशि नहीं निकाल सकता, और वो चेक जिस व्यक्ति के नाम पर बनाया गया है सीधे उसके अकाउंट में ही जाएगा। और जब भी कोई पेमेंट करें, उसकी रसीद जरूर लें। यह पेमेंट का सबसे बड़ा सबूत होता है, और जांच कर लें कि वो रसीद पक्की है। मिस्टर भटनागर के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था, और ऐसे केसेस के बारे में किसी से बात करने का साहस जुटा पाना भी बेहद मुश्किल होता है। लेकिन मिस्टर भटनागर जानते थे कि उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था। उनका इरादा नेक था, इसलिए वो इस मामले की शिकायत लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंचे। अब पुलिस क्या करेगी बोलो? मुझे लूटा गया है, मेरी मदद कीजिए सर। प्लीज सर, मेरी कंप्लेंट लिखिए ना सर, कुछ तो कीजिए, आप पुलिस वाले हैं। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ दोस्ती करते हो, उसको इंपोर्टेड कॉफी पिलाते हो, पहले बिल देते हो, फिर दिल देते हो, फिर पैसे भी लुटाते हो। लास्ट में पुलिस आकर क्या करेगी? सर ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे धोखा दिया गया है, वो मेरे पैसे लेकर भागी है। सर प्लीज आप मेरी कंप्लेंट लिखिए। शांत हो जाइए, ये पुलिस स्टेशन है। कंप्लेंट लिखने के लिए इसमें है क्या? कोई प्रूफ है आपके पास? उस लड़के को एड्रेस है, कोई फोटो शोटो है आपके पास? 4 लाख रुपए दे दिए आपने, वो भी कैश। चेक क्यों नहीं दिया आपने? नमस्कार साहब। अरे नमस्कार नमस्कार इसाद भाई, क्या बात है, अखबार वाले हमेशा पहुंच जाते हैं राइट टाइम पे। काम ही यही है। कोई नई खबर साहब है ना? कैमरा लाए हो? हमारी कंपनी के लिए ये शेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को क्या लगता है? आई एम सॉरी, मुझे कॉल अटेंड करना पड़ेगा। हाँ बोलो आलोक। आज का अखबार पढ़ा तुमने? मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट मत करो, अभी देख लो, इट्स अर्जेंट। ठीक है। हाँ लोग जाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी इमेज को कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारे प्रोफेशन पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है। अनिकेत बेटा, ये रहिए आप अपने इस घर में इस बदनामी के साथ। यही इस प्रॉब्लम की जड़ है ना? यही है ना? रहिए। अनिकेत प्लीज 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 मेरी बात सुनो। अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत।
अनिकेत! देखिए मैडम, मैंने आपके पापा से पहले कहा था, उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है। फिर ये एफआईआर कैसे दर्ज कर सकते हैं? सर, फ्रॉड हमेशा बिना जबरदस्ती के ही किया जाता है। जोर जबरदस्ती के साथ लूटने को रॉबरी कहते हैं। ऐसे तो फिर शक के बिना पर पुलिस आए दिन मासूम लोगों को नहीं गिरफ्तार करती। ठीक है, सही बोल रहे आप। चलिए एफआईआर दर्ज करते हैं। बताइए क्या क्या हुआ था। नंबर बताइए। 0543118321। ये नंबर है, इसका एड्रेस का पता लगाओ। ओके सर। चलिए आप लोग अब घर चले जाइए, जैसे एड्रेस का पता लगता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। पहले आप उस नंबर का पता लगाइए और हमें बताइए, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। तब तक हम यही इंतजार करते हैं। ठीक है मैडम, आप जाकर वहां बैठिए, हम एड्रेस का पता लगाते हैं। सर, इस एड्रेस का पता लग गया। गुड मैडम, एड्रेस का पता चल गया है। मिस्टर भटनागर की जरूरत पड़ेगी रेशमा को पहचानने के लिए। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस उस फ्रेंडशिप क्लब के ऑफिस में रेड मारने के लिए तैयार हो गई है, तो मैं पापा के साथ वहीं जा रही हूँ। तुम अभी के अभी खड़ा हो। अभी? ठीक है। तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? अरे तुम्हें अपनी नहीं, कम से कम मेरी तो परवाह होनी चाहिए। लोग कल तुम्हें पुलिस के साथ देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या करूं? छोड़ दूं पापा को ऐसे हाल में अकेले? इस हाल के जिम्मेदार हम हैं। खुद उन्होंने अपना ये हाल बनाया है। अरे तुम्हारे पापा इस उम्र में भी। मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ। लेकिन तुम इस सारे झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ोगी। उन्हें जो करना है वो खुद कर लेंगे। देखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, पर अभी रोकना पड़ेगा। यू आर नो मोर अ भटनागर, यू आर वर्मा। बट आलोक, 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 आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मेरा नाम सोनल नहीं, नीतू है। आप मेरा आईडी चेक कर लीजिए। सर, ये झूठ बोल रही सर। फिर तो तुम ये कहोगी कि रेशमा से मिलने के लिए तुमने मुझसे पैसे नहीं लिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए। और ये रेशमा कौन है जिसका बार बार नाम ले रहे हैं? देखिए सर, मेरा यहाँ पे सीधा साधा काम है। मैं यहाँ पे सुहाना वॉशिंग पाउडर और होम अप्लायंसेस का कॉल सेंटर चलाती हूँ। आप मेरे पेपर्स बेशक चेक कर लीजिए। झूठ बोलती है। शांत हो जाइए। बिना सबूत के पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। चलिए सर, चलिए सर, एक मिनट आप चलिए। बात तो मिस्टर भटनागर के पास कोई चारा भी नहीं था। पुलिस मजबूर थी, वो बिना सबूत के इन लोगों पर हाथ नहीं डाल सकती थी। आए दिन हम बसेस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा और होर्डिंग्स पर इस तरह के इश्तिहार देखते हैं और बिना सोचे समझे गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। कोई इश्तिहार हमें जल्दी अमीर बनने का लालच देता है, कोई इश्तिहार बीमारी के शर्तिया इलाज का। लेकिन हम आपको सावधान करते हैं कि ऐसे किसी भी इश्तिहार पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और अगर जरा सा भी शक हो तो कदम ना बढ़ाएं, धोखा हो सकता है। मिस्टर भटनागर की गलती एक सबक है हम सब के लिए। जिस वक्त उन्हें एक सहारे की जरूरत थी, उनका बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका था और उनकी बेटी स्नेहा को उसके पति ने उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया था। भटनागर साहब की जिंदगी धोखे, बेइज्जती और बदनामी में उलझ कर रह गई थी। वो टूट चुके थे। और स्नेहा, उसके लिए एक तरफ पत्नी का फर्ज था, दूसरी तरफ बेटी का कर्तव्य। चुनाव बेहद मुश्किल था।
हेलो, कैसे हैं आप? मुझे यहाँ के इंचार्ज से बात करनी है। किस बारे में? मुझे ज्वाइन करना है। स्नेहा ने अपने पापा को इंसाफ दिलाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इन ठगों को उन्हीं की जुबान में जवाब देना बेहद जरूरी था, इसलिए स्नेहा ने वो क्लब ज्वाइन कर लिया। यह आसान नहीं था। तरह तरह के लोगों के फोन आने लगे और कुछ तो इस किस्म की बाजारू बातें करते थे कि स्नेहा के लिए सुनना मुश्किल हो जाता था। लेकिन स्नेहा सब कुछ चुपचाप सहन करती रही, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पापा को इंसाफ दिला सके। और फिर एक दिन उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हेलो, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है। फरमाइए, मैं आपका अकेलापन कैसे दूर करूं? स्नेहा, ये तुम ही हो ना बेटी? तो ये सब छोड़ दे बेटा। मेरे पैसे गए तो गए, मैं तुझे और खतरे में नहीं डाल सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? वहां चारों तरफ भेड़िए बैठे हैं नोचने के लिए। तू संभल कर रहना। जरूर, आप मुझे फिर से कॉल कर सकते हैं। बाय। बहुत फोन कॉल्स आने लगे तेरे आजकल। भाई जादू है तेरी आवाज में। हेलो, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और आप? मेरा नाम संजय मेहता है। आपकी आवाज तो बड़ी मीठी है। क्या नाम है आपका? जी, सीमा। थैंक यू, आपको मेरी आवाज बहुत अच्छी लगी। पर आपको किस तरह की लड़की पसंद है? जो साड़ी पहनती हो, मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाती हो, जो घर में खाना बनाकर अपने हाथों से परोसे। फॉरगेट इट यार, ऐसी तो सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही होती है, रियल लाइफ में नहीं। हाँ, लेकिन मेरी चाहत है एक ऐसी बेबी जिसके पास मेरे लिए टाइम हो, जो कभी मेरे साथ बैठे, मेरे साथ वक्त बिताए। सिर्फ एसएमएस और चिट्स के जरिए बात ना हो, ना सिर्फ कुक के बनाए खाने में बल्कि लाइफ में भी थोड़ा स्पाइस हो। आज खाना वाना बनाकर नहीं गई? गुड मॉर्निंग। चाय। थैंक यू। आज घरों पर? ऑफिस नहीं है? What is all this? फॉर यू, आज छुट्टी ली है। अच्छा, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? रात की फ्लाइट है। लेकिन तुमने छुट्टी क्यों ले ली? आपके लिए। आज हम पूरा दिन साथ बिताएंगे, खाना खाएंगे और फिर शॉपिंग भी तो करनी है। शॉपिंग? तो फिर चाय यहां पर ली जाए या फिर अचानक तुम्हें ये चेंज कैसे आ गया? ऐसा तो सिर्फ शादी के शुरुआती दिनों में होता था। अपने पति की बातों से। मैंने तुम्हें कब बोला? सीमा को तो बोला था। तो अब आप कैसे हैं संजय? इसका मतलब तुम मुझ पर जासूसी करवा रही हो? मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? मुझे आप पे पूरा भरोसा है।
दरअसल मैं ही सीमा हूं। देखिए, नाराज मत होइए, ये सब मैंने पापा के लिए किया। पापा को इंसाफ दिलाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, और इसी बहाने मुझे कम से कम ये तो पता चला कि मैं अपना करियर बनाने के चक्कर में आपको कितना अवॉइड कर रही थी। मेरे होते हुए आप इतना अकेलापन महसूस कर रहे, तो जरा सोचिए पापा का क्या हाल होता होगा। मुझे माफ कर दो बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दे दो। मैं समझ सकता हूं कि आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। हम पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस सबूत मांगती है। पापा, पुलिस को सबूत हम देंगे। क्या हो रहा है आजकल? लो, आ गई हमारी स्टार कॉलर रेशमा। कैसी है तू? बहुत अच्छी। तुझे पता है वो ठरकी बुढ़ा भटनागर आया था यहाँ पुलिस लेकर। अच्छा, फिर क्या, हमेशा की तरह मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस उसे वापस ले गई। वाह मैन, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। आपने कहा था वो बुढ़ा जरूर आएगा। तभी तो तुझे 1 महीने के लिए मैंने गांव भेज दिया था। हेलो जी, मुझे सीमा से बात करनी है। क्यों, आप मुझसे बात नहीं कर सकते क्या? प्लीज सीमा से बात कराइए ना। ओके सीमा, तेरे एक और आशिक का फोन है। स्नेहा, मैं बोल रहा हूँ। मैं आपकी आवाज नहीं पहचानूंगी। जो आपको चाहिए वो मेरे पास है। मेरी सोनल से बात कराओ। मैं तुमसे मिलने की बात करूंगा। पहले तुम हेजिटेट करना, कहना इसमें कोई खतरा तो नहीं है। जी, मैं नहीं मिल सकती आपसे। मैं कैसे मिलूं? नहीं, वो जरूर मिलेगी। मैं उसे कन्विंस करूंगी। हाँ जी, बताइए कहाँ पे मिलना है? मैं टी कैफे में आपका इंतजार करूंगा। लेकिन सीमा आएगी ना? हाँ, वो जरूर आएगी, लेकिन मेरी मेंबरशिप फीस है 1 लाख और मीटिंग फीस 20,000। मैं दूंगा। जितना आप कहेंगे उतना मैं दे दूंगा। लीजिए, आ गई आपकी सीमा। अब जी भर के बातें कीजिए, लेकिन मेरी फीस। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है। बस इतना ही प्यार अपनी सीमा के लिए। कैसे आशिक हैं आप? तो फिर हर मीटिंग के लिए 20,000 यही मेरी फीस है। अब जी भर के बात कीजिए अपनी सीमा से। सोनल, अब माफ कीजिएगा, मैं जरा बात कर लूं। श्योर। क्या कर रही है तू? क्या मुझे वाकई में इसके साथ जाना पड़ेगा? कोई खतरा हुआ तो? अरे कुछ नहीं होता। हम बस लोगों को मिलते हैं और मेंबरशिप और मीटिंग के नाम पे जितनी मोटी रकम हासिल करना चाहे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत झूठ मूठ के आंसू रो लिए और जितनी बड़ी रकम ऐंठ सकती है ऐंठ ले। उसके बाद गुल मौका देख के, और क्या। लेकिन उसको पता चला तो वो तो सीधा ऑफिस आके मुझे पकड़ लेगा। फिर कैसे पकड़ेगा? हम तो पहचाने से इनकार कर देंगे। फिर मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा होता है क्या? और क्या। अभी हाल ही में एक बुढ़ाऊ था, क्या नाम था? हाँ, अजय भटनागर। 13-14 लाख तो मैंने ऐसे ही ले लिए उससे। रेशमा ने भी खूब लूटा उसे। अपनी माँ की बीमारी के बहाने 1-1.5 लाख तो ले ही लिए, जाते जाते मकान खरीदने के बहाने 4 लाख ऐंठ लिए। बताओ। उसके बाद मैंने रेशमा को 1 महीने के लिए गुल कर दिया। फिर आई ना अभी तेरे सामने। कुछ हुआ? कुछ नहीं होता। तुझे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। पुलिस, चलिए, आपको गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? मेरे पिता मिस्टर अजय भटनागर को ठगने के जुर्म में। क्या सबूत है आपके पास? सबूत, ये है सबूत। हाल ही में एक बुढ़ाऊ था, क्या नाम था? हाँ, अजय भटनागर आया था मेरे पास।
उसे बस लड़की से बात करनी थी। 13-14 लाख तो मैंने ऐसे ही ले लिए उससे। रेशमा ने भी खूब लूटा उसे। इस कैफे में चारों तरफ कैमरा लगे हैं और एक खुफिया कैमरा इसकी पर्स में भी है। अब तुम्हारे ढोंगी दोस्ती क्लब का पोल खुल गया है। और हाँ, वो जो नोट तुम्हारे पर्स में है उनके नंबर्स पुलिस के पास है। और ये कोई कस्टमर नहीं है, ये मेरे पति है। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का ये सारा प्लान बनाया था। थैंक्स नेहा जी, आपकी बहादुरी की वजह से हम इसकी गैंग को पकड़ सके। इसके बाकी साथियों को हम बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। चलिए, ले चलिए इसे, लाइए मोबाइल। मिस्टर भटनागर को तो अपने पैसे वापस मिल गए, लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में अपराधी कानून और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे रैकेट्स में अक्सर एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। सन 2011 में दिल्ली में कॉलेज में पढ़ने वाले 25 छात्र एक ऐसे रैकेट में पकड़े गए। उनमें से 20 लड़कियां थी। मुंबई में भी ऐसे बहुत से फ्रेंडशिप क्लब्स हैं जहां आए दिन पुलिस छापे मारती है और कई अपराधी पकड़े जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्या हम खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? अगर इंसान को अपने आसपास, अपने घर परिवार में अपनापन नहीं मिलेगा तो वो उसकी तलाश में बाहर निकलेगा और ऐसे गलत लोगों के चक्कर में फंस जाएगा। याद रखें, आईपीसी की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी, फरेब या बेईमानी के द्वारा किसी की संपत्ति हथियाने पर 7 साल या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है या फिर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में परिवार में बुजुर्गों का हमेशा से बेहद उच्च स्थान रहा है। उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, चाहे पूजा पाठ हो या कोई शुभ कार्य। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के बिना उसे सफल ही नहीं माना जाता था। तो फिर आज हम ऐसे किस दौर में आ गए कि बुजुर्गों का महत्व रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जाता है? याद रखिए दोस्तों, आज हम अपने बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार करेंगे, कल हमारी उम्र के ढलते पड़ाव में हमारे बच्चे भी शायद हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे। बुजुर्गों को सिर्फ ये सलाह कि उम्र के इस पड़ाव पर कोई भी लेन देन करने से पहले 100 बार सोचें, सावधानी बरतें। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दें। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।